हेलो दोस्तों। तो पिछले कक्षा में हम लोगों ने इसी क्लास को कंटिन्यू किया था, जिसमें कि नेट प्रॉब्लम होने के कारण वो क्लास सेटिंग से नहीं चल पाया था। तो इसका बोले थे रिकॉर्डेड सेशन दे देंगे आपको, ठीक है। तो ये वीडियो रिकॉर्डेड जा रहा है, तो रिकॉर्ड करके जो आगे बचा हुआ था उसको कंप्लीट करके उसी में ऑब्जेक्टिव करवाने के लिए बोले थे। तो ये वीडियो ऑब्जेक्टिव के साथ जहाँ से बचा हुआ था वहाँ से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। कहाँ पर हम लोग थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। हम लोग थे 17 पेज कंप्लीट कर लिए थे और 18वां पेज पढ़ना है ना। 18 से स्टार्ट करना है, इसको एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करके इसका जो ऑब्जेक्टिव सेशन है उसको कंप्लीट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। क्या बोला गया है? वैशिष्ट को परख सकने की क्षमता प्राप्त करनी है। वैशिष्ट है मतलब किसी चीज की अगर विशेषता है उसको परख समझने की क्या होना चाहिए? क्षमता प्राप्त करना है। तो आपको इसके लिए आज भारत की ग्राम पंचायतों के रूप में इसके प्रत्यक्ष दर्शन का सुयोग अनायास ही मिल जाएगा, उसका सही रूप मिल जाएगा। भारत में प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा को समझने और समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र विद्यमान है। भारत में ना आज के समय में तो थोड़ा बहुत पंचायत कम दिखता है, लेकिन सबसे पहले जो पुराने पूर्वज थे उनके द्वारा पंचायत लगता था। किसी प्रकार का गाँव में या जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में अगर प्रॉब्लम होता था तो सबसे पहले क्या लगता था? तो पंचायत लगता था। हालांकि वो गांव अब गांव नहीं रह गया है, कुछ भी होता है तुरंत पुलिस को बुलाया जाता है ना। भारत में धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य मतलब जरूरी क्षीयमान रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिल सकता है। भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। भारत जो है ब्राह्मण और वैदिक धर्म की क्या है? भूमि है। यहाँ पर ब्राह्मण निवास करते हैं, वैदिक धर्म की भूमि है। बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है और पारसियों का जारथ्रुस धर्म की यह शरण स्थली है। आज भी यहाँ नित्य नए मतांतर प्रकट व विकसित होते रहते हैं। मतलब रोज के रोज नया नया दिमाग लोगों का मत दिया ही जाता है। भारत में आप अपने आप को सर्वत्र अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाएंगे। मतलब जब आप भारत में रहेंगे तो आपको लगेगा क्या? आप अपने आप में सर्वत्र मतलब बहुत अच्छा, अत्यंत मतलब बहुत ही अधिक प्राचीनतम, पुराना और सुदूर मतलब अच्छा भविष्य के बीच एक बहुत बड़ा खड़ा पाएंगे अपने आप को, ठीक है। वहाँ आपको ऐसा शुभ अवसर भी मिलेगा जो किसी पुरातन विश्व में ही सुलभ हो सकता है। आप आज की किसी भी जवलतम समस्या को अगर ले लीजिएगा तो वह समस्या चाहे लोकप्रिय शिक्षा से हो संबंध हो या उच्च शिक्षा, चाहे संसद या प्रतिनिधि की बात हो अथवा कानून बनाने की बात हो, चाहे प्रवास संबंधी कानून हो अथवा अन्य कोई कानूनी मसला और सीखने या सिखाने योग्य अगर कोई है। मसला मतलब क्या होता है? तो मसला का मतलब होता है प्रॉब्लम ना हो, तो बात क्यों ना हो, भारत के रूप में आपको एक ऐसी प्रयोगशाला मिलेगा जैसे विश्व की अन्यत्र नहीं मिल सकती। मतलब भारत एक ऐसा आपको लेबोरेटरी मिलेगा, ऐसा प्रयोगशाला मिलेगा सभी क्षेत्रों में जो क्या है पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है। संस्कृत भाषा के द्वारा आपको चिंतन की ऐसी गंभीर धारा एवं आवागमन का अवसर मिलेगा जो अभी तक आपके लिए अज्ञात था, मतलब नहीं जानकार था। यहाँ आपके मानव हृदय की गहनतम मतलब अंदर से सहानुभूति और सदास्यता को जगाने वाले पाठ भी प्रचुर परिणाम में पढ़ने को मिल सकता है। और प्रचुर मतलब होता है क्या? अधिक मात्रा में आपको पढ़ने को क्या हो सकता है? तो मिल सकता है, मिल जाएगा आपको। मानव मस्तिष्क के इतिहास के उस अध्ययन में या यूं कहे कि हमारे अपने स्वरूप के अध्ययन में अपने सच्चे आत्मा रूप की पहचान में भारत का स्थान किसी भी देश के बाद मतलब किसी भी देश जो होता है उसे दूसरे नंबर पर नहीं रखा जा सकता है। भारत को अगर कहीं कहा जाएगा सारे क्षेत्र में तो एक नंबर पर कहा जाएगा, दूसरा नंबर पर नहीं हो सकता है। मानव मस्तिष्क के चाहे किसी भी क्षेत्र को आप अपने विशिष्ट मतलब बड़े अध्ययन का अगर विषय क्यों न बना ले, मानव मस्तिष्क के अध्ययन का सबसे बड़ा विषय क्यों ना आप बना ले, फिर भी चाहे वह भाषा का क्षेत्र हो या धर्म का या दैवत विज्ञान का क्यों न हो या दर्शन का, चाहे
विधि शास्त्र का, कानून का हो, अथवा रीति रिवाजों पर व परंपराओं का हो, या प्राचीनतम कला का हो, या शिल्प का हो, अथवा पुरातन विज्ञान का हो, इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में विचरण करने के लिए भले ही आप चाहे या न चाहे आपको भारत की शरण लेनी होगी, और आप नहीं भी चाहिएगा फिर भी आपको भारत का शरण मतलब उसके साथ आना ही पड़ेगा, तभी उसमें आप निपुण हो सकते हैं। ये किसका कहना है? तो ये मैक्स मुलर का कहना है, ठीक है। क्योंकि मानव इतिहास से संबंध अत्यंत बहुमूल्य और अत्यंत उपायदे, मतलब मानव के इतिहास जो हिस्ट्री होता है उससे संबंध से अत्यंत बहुमूल्य मतलब बहुत ही खास, कीमती, जिसको बहुमूल्य बोलते हैं, और अत्यंत उपायदे मतलब दिमाग देने योग्य प्रामाणिक सामग्री मतलब वस्तु का एक बहुत बड़ा भाग भारत और केवल भारत में ही संचित है। और वही चीज़ जो आपको यहाँ पर मिल सकता है वो कहाँ पर मिल सकता है? ओनली फॉर भारत में ही वो सबसे अच्छा चीज़ मिल सकता है। यदि आप भारत के इतिहास के किसी एक अध्याय का भी सम्यक अध्ययन, व्याख्या, विवेचन कर ले तो आप पाएंगे कि हमारे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाए जाने वाला इतिहास के समय अध्याय मिलकर एक क्षण के लिए उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। और हमारे जो स्कूल कॉलेज में जो इतिहास जो पढ़ाया जाता है और जो हम लोग सीखेंगे खुद के एक्सपेरिमेंट से, वो कभी भी उसका बराबरी नहीं कर सकता है, ठीक है। मैं अभी आज के भारतीय साहित्य की चर्चा करना नहीं चाहूँगा, और आज का जो भारतीय साहित्य है उसका चर्चा वो करना नहीं चाहेंगे, कौन? मैक्स मुलर। किंतु भारत की उस अत्यधिक प्राचीन भाषा की चर्चा करूँगा, जो सबसे पुराना जो भाषा था उसका चर्चा करूँगा, जिसका नाम है संस्कृत। तो भारत का जो प्राचीनतम भाषा था वो संस्कृत था। संस्कृत से ही ब्राह्मी लिपि आया, उसी से हिंदी आर बनाया, समझ गए। तो अब आप पूछेंगे कि संस्कृत में ऐसी क्या बात है जिसके कारण हम उस पर इतना ध्यान देता था। ऐतिहासिक दृष्टि से संस्कृत सर्वतिशायी क्यों है, मतलब बहुत ही उपयोगी क्यों है, और संस्कृत पर क्यों ज़्यादा ध्यान दे? क्योंकि संस्कृत के कारण ही हिंदी का उत्पत्ति हुआ है। वो हमारा प्राचीनतम भाषा है, इसको नहीं भूलना चाहिए, और आप लोग को तो पढ़ाया ही जाता है ना। तो चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर। ये रहा 19 नंबर। उन्नीस नंबर क्या बोला है? संस्कृत की सबसे पहली विशेषता है इसकी प्राचीनतम। क्यों? संस्कृत की जो पहली विशेषता है इसकी प्राचीनता, मतलब यह एक पुराना भाषा है। क्योंकि हम जानते हैं और हम लोग इसको क्या करते हैं, जानते हैं कि ग्रीक भाषा से ही संस्कृत का काल पुराना है। और जो कहा जाता है ग्रीक जो भाषा था उससे भी पुराना किसका? संस्कृत का काल है, मतलब समय है। उससे भी पहले संस्कृत भाषा था। जिस रूप में आज यह हम तक पहुंची है उसमें भी अत्यंत प्राचीन तत्व मिली भली भांति सुरक्षित है। और जिस रूप में आपको जो अभी दिखाई देता है संस्कृत भाषा, उसमें भी अत्यंत भली भांति प्राचीनतम भाषा छुपा हुआ है। ग्रीक और लैटिन भाषाएं लोगों को सदियों से ज्ञात है, और ग्रीक और जो लैटिन भाषा है लोगों को सदियों से क्या है? ज्ञात, मतलब पता है उसको, ठीक है। निसंदेह मतलब बिना कोई शक के यह भी अनुभव किया जाता रहा था, मतलब बिना कोई संदेह के अनुभव किया, मतलब एक्सपीरियंस फील किया जा रहा था, अनुभव किया जा रहा था कि इन दोनों भाषाओं में कुछ ना कुछ साम्य अवश्य है। साम्य का मतलब क्या होता है? मतलब कुछ अंतर या उसमें मैचिंग कुछ न कुछ जरूर है। किंतु समस्या यह थी कि इन दोनों भाषाओं में विद्यमान समानता को व्यक्त कैसे किया जाएगा, और दोनों के अंदर अगर समानता है तो उसको व्यक्त मतलब कैसे बताया जाएगा। कभी ऐसा होता था कि किसी ग्रीक शब्द की निर्माण प्रक्रिया में लैटिन को कुंजी मान लिया जाता था। क्या मान लिया जाता था? और किसी ग्रीक शब्द को लिखना है तो उसमें लैटिन भाषा का कुंजी मतलब उसको खोलने की चाबी बना दिया जाता है, उसको पढ़ने का चाबी जिसको बोलते हैं ना। और कभी किसी लैटिन शब्द के रहस्य को खोलने के लिए ग्रीक का सहारा लेना पड़ता था, मतलब उसमें कुछ ना कुछ क्या था? संबंध था, जिसको पढ़ने के लिए नॉलेज चाहिए। जैसे कि उसमें ग्रीक भी लिख दिया और लैटिन भाषा में लिख दिया। जैसे कि आप क्या लिखते हैं हिंदी के साथ साथ कभी कभी अंग्रेजी लिख देते हैं। जैसे लिखना है क्या? पोषण, तो कोस्ट में क्या लिख देते हैं? न्यूट्रिशन, क्योंकि इसका अंग्रेजी नाम है ना। तो यही इसको बोलते हैं खोलने की चाबी, दोनों साथ एक साथ। और इसके बाद जब गॉथिक और एंग्लो सैक्सन जैसे ट्यूटैनिक भाषाओं, पुरानी केल्टिक तथा
स्लाव भाषाओं का भी अध्ययन किया जाने लगा। जब लोग पढ़ने लगे तो इन भाषाओं में किसी न किसी प्रकार का पारिवारिक संबंध स्वीकार करना ही पड़ा, और फिर इस भाषा के बीच में जो कुछ रिलेशन था उसको मानना ही पड़ा लोगों को। किंतु इन भाषाओं में इतनी अधिक समानता कैसे आ गई, और जब ये दोनों जो भाषा जो बना इसमें इतनी अधिक समानता कैसे आएगा, मतलब इतना अधिक मैचिंग कैसे हो गया, और समानताओं के साथ ही साथ इतना अधिक अंतर भी इनमें कैसे पड़ गया, यह रहस्य बना ही रहा। और इसी कारण ऐसे अनेक अहेतुकवाद उठ खड़े हुए जो भाषा विज्ञान के मूल सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत हैं। और भाषा विज्ञान जो है उसके क्या मूल सिद्धांत जो है उससे क्या है वो विपरीत है, मतलब वो उल्टा है। अभी भी उनके बारे में वो अभी भी जान नहीं पाए हैं। किंतु ज्यों ही इन भाषाओं के बीच में संस्कृत आ बैठी कि तत्काल लोगों को एक सही प्रकाश और गर्मी का एहसास होने लगा। तब लगा जो कुछ हुआ जैसे ही संस्कृत भाषा के अंदर आया, ठीक है। और इसी से भाषाओं का पारस्परिक संबंध भी स्पष्ट हो गया, और इसी से भाषा का पारस्परिक मतलब आपसी संबंध का क्या चल गया, अब तो पता चल गया। निश्चित ही संस्कृत इन सब भाषाओं का अग्रज है, मतलब अग्रज मतलब होता है बड़ा, अनुज मतलब छोटा, तो सभी में संस्कृत क्या है, बड़ा है। इससे हमें ऐसी बहुत सी बातें ज्ञात हो सकी, बहुत ऐसा बात मिला, ज्ञात हो चुका, जानकारी मिल सका जो इस परिवार की किसी अन्य भाषाओं में सर्वथा भुला दी गई थी। जितना बात भुला दिएगा इससे अधिक बात क्या चल गया, तो पता चल गया संस्कृत से। यदि आग के लिए संस्कृत का अगिन शब्द हो और लैटिन में इसका क्या होता है, इग्निस होता है, क्या होता है, इग्निस, तो मैच कर रहा है, तो एक ही शब्द मिल जाता है। क्या मिल जाता है, एक ही शब्द मिल जाता है। तो हम निर्भरता रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, और बिना कोई दिक्कत के, निर्भय, बिना कोई डर के उस बात पर पहुंच जाते हैं कि एक दूसरे से अभिव्यक्त आय को अगिन का ज्ञान हो चुका था, और एक दूसरे का जो बात था वो इग्निस पर है या अगिन पर है, दोनों क्या था, एक ही था। साथ ही लिथुआनियन देश है, वहाँ के लोग उग्निस और स्कोटिक जो देश है वह भाषा के इंग्लिश शब्द यह दर्शाते हैं कि स्लाव का ट्यूटानिक भाषाओं भी इस शब्द से परिचित थी, भले ही वहाँ कालांतर मतलब इस समय में अगिन के लिए दूसरे शब्द भी क्यों न गढ़ लिए गए हो। आज के समय में भले ही अग्नि के लिए दूसरा शब्द गढ़ लिया गया होगा, लेकिन उस समय भी ये उस भाषा को, कौन सा देश, तो ट्यूटानिक देश क्या करता था, उस भाषा को मानता था। दूसरी वस्तुओं के सामने शब्द भी मर मिट जाते हैं, और जब दूसरा कोई नया नाम आ जाता है उसके सामने शब्द भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। यह बात पाना सरल नहीं है कि कोई शब्द किसी एक भूभाग में क्यों और कैसे पनपता रहता है, और कोई भी शब्द एक ही भूभाग में किस ढंग से पनपता है, यह शब्द किसी भी भूभाग मतलब जगह पर क्यों और कैसे पनपता रहता है, जबकि दूसरे क्षेत्र में वही शब्द मुरझाकर सर्वथा लुप्त हो जाती है। और कुछ जब नया शब्द आ जाता है तो उसको लोग भूल जाते हैं। मुरझाना मतलब सूख जाना, यानी उसका यूज खत्म हो जाना, उसका वैल्यू खत्म हो जाना। कल्पना कीजिए कि यदि हम यह जानना चाहें कि आर्य लोग अनेक शाखाओं में विभक्त होने से पूर्व चूहे के बारे में जानते थे, अनेक शाखा में अपने आप को बंटने से पहले वो चूहा को आर्य के जो लोग थे, आर्य समाज के लोग, वो जानते थे। तो हम आर्य भाषाओं के शब्दकोश देखने होंगे। आर्य भाषा का शब्दकोश क्या था, मतलब डिक्शनरी जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ हम पाएंगे कि संस्कृत में इसे मूस और ग्रीक में मूस, लैटिन में मूस और पुरानी स्लोवाकियन में माइस और पुरानी उच्च जर्मन में मूस कहते थे। और जितना भी भाषा था, लैटिन हो गया और संस्कृत हो गया, इस सब में चूहा को क्या कहा जाता था, मूस ही कहा जाता था। ओनली फॉर स्लाइवोनिक देश में इसको क्या कहा जाता था, माइस। माइस मतलब ही चूहे होता है, आप लोग भी जानते हैं, इंग्लिश नाम है अपना यहाँ भारत का। इससे हमें इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, मतलब हम लोग उस हल पर पहुंचेंगे कि उस प्राचीन युग में जिसकी काल गणना हम अपने नहीं अपितु भारत के लिथि क्रम के आधार पर ही कर सकते हैं। चूहा ज्ञात था और उसका मूस नाम भी रख दिया गया था। चूहा ज्ञात था मतलब पता था, उसका नाम क्या रख दिया गया था, मूस रख दिया था, ताकि किसी अन्य
अन्य कीट पतंग के साथ इसकी पहचान में कहीं कोई घपला न हो जाए, और कोई अन्य जो दुनिया में तो किसी भी कीट पतंग और जीव जंतु की कमी नहीं है, तो उसके साथ इसका मतलब नाम बदल न जाए, घपला न हो जाए। इस प्रकार पुराने पत्थरों या कांच के टुकड़ों को जोड़ जोड़ कर बनाए गए प्राचीनकारी जो नया नया चीज़ पुराने चीज़ को क्या करता है, बनाता है, उसको प्राचीनकारी कहा गया है। चलिए अगला स्लाइड में हम लोग चलते हैं। किधर गया? 20, 17, 18, 19, 20, 30, 22 वो होगा कहीं पर गया हुआ ना, आ गया 20, 22 पेज तक मतलब ये है, तो 20 चल रहा है, 1-2 पेज और बचा हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। चित्र की भांति आर्यों के विभाजन से पूर्व की सभ्यता का सांस्कृतिक अवस्था का कुछ कमोबेश एक परिपूर्ण चित्र बनाया जा सकता था, और आर्यों के द्वारा उसका परिपूर्ण एक क्या बनाया जाता था? चित्र मतलब जानते हैं ना, फिगर ना, और बनाया जा चुका है, अभी बनाया जा चुका है। इतना ही क्यों, भारत व यूनान, इटली, जर्मनी में बिखरे पड़े अवशेषों के आधार पर आर्यों की जिस मूल भाषा को ढांचा खड़ा किया गया है, जो मूल भाषा होता है जहाँ से किसी चीज को लिखा जाता है ना, वह भी उन लोगों का अत्यंत दीर्घकालीन चिंतन प्रक्रिया की उपलब्धि थी। जो दीर्घकालीन मतलब बहुत समय लगा हुआ था, जिस पर चिंतन क्या बोलते हैं उसको, चिंतन प्रक्रिया मतलब सोच समझ के जो प्रक्रिया था दीर्घकालीन, बहुत टाइम के द्वारा वह क्या था, प्राप्त एक उपलब्धि था। अब आप ही अंदाज लगाइए कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन इन तीनों भाषाओं के एक सामान्य मूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने के लिए हमें कितना पीछे हटना होगा, मतलब जो मूल था उसके पीछे हटने के लिए कितना पीछे और जाना पड़ेगा, ये बता रहा है। इस प्रकार हम उस सम्मिलित स्थल पर पहुंच जाएंगे जहां से हिंदू, ग्रीक, यूनानी आदि शक्तिशाली जातियों एक दूसरी से पृथक हुई थी, मतलब एक दूसरे से अलग हुआ था सारा जाति। ठीक है, यह भी कि उस सुदूर अतीत मतलब जो बीता हुआ जो अतीत है मतलब इतिहास है, वह हमारी आदि आय भाषा एक ऐसी चट्टान के रूप में दिखाई देती है जो चिंतन परंपरा के प्रवाह के उतार चढ़ाव से घिस मज कर चिकनी और स्पष्ट हो चुका है। चिकनी और स्पष्ट मतलब अब साफ सुथरी में है, और घिस के मज के मतलब वो खत्म होकर फिर से क्या हो गया, नया एक रूप में आ चुका है, चमकीला रूप में। क्योंकि किसी भी चीज को घिसने से वो क्या हो जाता है, तो थोड़ा बहुत सुंदर हो जाता है ना। चलिए यहां से देखते हैं हम लोग, उतार चढ़ाव होता है योग से हो जाता है, चिकनी स्पष्ट हो चुकी थी। हमें उस भाषा में प्राकृतिक और प्रत्यय के योग से बनी हुई आसिम, ग्रीक एसिम जैसी यौगिक क्रियाएं मिलती है। मैं हूँ जैसे भाव को व्यक्त करने के लिए भला किन्हीं दूसरी भाषाओं में आसिम जैसा शुद्ध और उपयुक्त शब्दों कहाँ मिल जाएगी। उन भाषाओं में खड़ा होता हूँ या ठहरता हूँ, मैं जीता हूँ, मैं क्या करता हूँ, जीता हूँ, मैं उगता या उत्पन्न होता हूँ, या मैं बदलता हूँ जैसी क्रियाएं भले ही मिल जाए, किंतु आसिम मतलब मैं हूँ, यह क्रिया तो केवल आर्य भाषाओं में ही उपलब्ध हो सकती है। ठीक है, ये जो भाषा था जितना किसमें मिल सकता है, तो आर्य भाषा में ही मिल सकता है। और मैं आपको बता दूं ये जो चैप्टर है बहुत ही थोड़ा सा बोरिंग टाइप में, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, क्वेश्चन ज़्यादा आता नहीं है, और जो आता है मैं आपको बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें बस इसको सुन लीजिए, ये सब जो पढ़ाया जाता है वो एग्जाम में डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ओनली फॉर खाली आपको देखना है और क्लास को कंटिन्यू, क्योंकि जो आपके कानों से एक बार गुजर जाएगा उसी टाइप के अगर बाय द वे क्वेश्चन आ जाए तो आपसे नहीं छूटना चाहिए। और जो चैप्टर में दिया गया है तो कम से कम तो एक बार पढ़ ही लीजिए, जो क्वेश्चन आएगा वो इंपॉर्टेंट मैं आपको बताते चलूंगा। ठीक है, तो कंटिन्यू उसको जल्दी जल्दी पढ़ के क्या करते हैं, खत्म करते हैं। और जो पिछले वाला वीडियो था अगर आप उसको नहीं देखे होंगे तो उसमें बहुत सारा उनका जीवन परिचय और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसमें डिस्कस किया जाता है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो वीडियो में जाइएगा वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। आगे देखिए, मैं इसे ही वास्तविक अर्थों में इतिहास मानता हूँ, और जितना चीज़ जो खोज हुआ है भाषा के बारे में उसको क्या मानते हैं, जो मैक्स मुलर है इतिहास। और यहाँ एक ऐसी इतिहासकार है जो राज्य के दुराचार्य मतलब जो खराब चीज़ सोचता है या उसका विकास नहीं चाहता है, अनेक जनजाति की
क्रूरताओं की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञातव्य मतलब जानकार और पाठनीय मतलब पढ़ने योग्य एक भाषा का बोलना एक माँ के दूध पीने से भी बढ़कर एकात्मक का परिचायक है। मतलब जो बच्चा होता है जो माँ का दूध बहुत जल्दी पी लेता है, लेकिन वो भाषा क्या होता है बहुत ही कठिन होता है उसको सीखना। ठीक है। और भारत की पुरातन भाषा संस्कृत सरभूत रूप से वही है। सरभूत रूप से वही है। भारत का प्राचीनतम भाषा क्या है? संस्कृत है। जो ग्रीक लैटिन या एंग्लो सेक्सन भाषाएं हैं, यह एक ऐसा पाठ है जिसे हम भारतीय भाषा और साहित्य के अध्ययन के बिना कभी न पढ़ पाते हैं। और जो जितना भी ग्रीक और लैटिन भाषा है वो भारतीय भाषा संस्कृत के बिना पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। भारत यदि हमें इस एक ही पाठ के सिवा कुछ भी न पढ़ा पाता तो भी हम इससे ही इतना कुछ ही सीख जाते जितना दूसरी कोई भी भाषा कभी न सिखा पाती। दूसरा कोई भाषा सिखा नहीं पाता, ओनली फोर खाली अगर ई भी सीख जाते तो दूसरा कोई भाषा आपको सीखने की जरूरत नहीं था। ठीक है। आगे देख लीजिए, संस्कृत भाषाएं और उसका साहित्य। याद रहे कि यह साहित्य 3000 से भी अधिक लंबे काल तक फैला हुआ है और यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से भी कहीं अधिक विशाल है। मुझे उस एक दिन की भी याद है जब इतनी गर्मी थी कि किसी काम में मन ही नहीं लगता था। उस समय क्या हो रहा था, जब गर्मी रहता था कोई भी व्यक्ति को क्या होता है किसी काम में मन नहीं लगता है, मन लग रहा था। तभी एक संध्या कक्षा में हमारे एक मास्टर मतलब जो टीचर होता है डॉक्टर कली ने बताया कि भारत में एक ऐसी भाषा बोली जाती है जो ग्रीक और लैटिन के ही क्यों जर्मन रूसी के भी सर्वथा समान होता है। भारत में कैसा भाषा बोला जाता है जो जर्मनी के भाषा के समान है। यह सुनकर पहले तो हम लोग सोच में पड़ गए। मास्टर साहब शायद आज हल्के फुल्के मूड में है और कुछ मजाकिया बातें कर रहे हैं। स्टूडेंट से सोचने लगा टीचर तो सही बात बोल रहा था, लेकिन स्टूडेंट क्या ले लिया, मजाक में ले लिया। किंतु मास्टर साहब ने तो तत्काल संस्कृत, ग्रीक और लैटिन संख्यावाचक शब्द, सरनाम और समान धातु रूप श्यामपट पर लिख दिखाइए। अब तो हमारे सामने ऐसा तथ्य उपस्थित था जिनके आगे नतमस्तक होना ही पड़ा। मतलब उसके सामने सर झुकाना ही पड़े। नतमस्तक का मतलब होता है सर झुकाना। तब टीचर को बात पर उसको अचानक उसको क्या हो गया, मतलब शर्मिंदा होना पड़ा। स्टूडेंट को लग रहा था ये टीचर मजाक कर रहे हैं। ठीक है। अब हम लोग आते हैं 21 नंबर पेज पर। ये रहा 21 और ये रहा 22 ना। और उसके बाद ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चलने वाला है। बस 2 चैप्टर और बचा हुआ है, 2 पेज और बचा हुआ है। जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं ना। हमारे सामने फारस या ईरानी हमारे बाई ओर थे, मतलब उसके दूसरे ओर थे जो भाषा लिखा गया था, तथा अरब सागर से आती हुई ठंडी हवाएं हमारे जहाज के पीछे भाग से टकरा रही थी। जहाँ से वो व्यक्ति यात्री कर रहा था वहां पर वो क्या हो रहा था, गुजर रहा था। एशिया के सुविस्तीर्ण क्षेत्र से चारों ओर से घिरी ऐसी श्रेष्ठ रंगभूमि के मध्य अपने आप को टीचर पा करके मुझे जिस आनंद का अनुभव हुआ कि वह वस्तुतः अनिवार्चनीय है, मतलब एक अजीब अनोखा है। एशिया की यह भूमि नानाविध ज्ञान विज्ञान और धनी आनंददायक ललित तथा उपयोगी कलाओं की जननी, एक से एक बढ़कर शानदार क्रियाकलापों की दृश्य भूमि, मानव प्रतिभा के आदान के लिए अत्यंत ही उर्वर क्षेत्र तथा धर्म, राज्य और सरकार कानून या विविध साहित्य, रीति रिवाज, परंपरा, भाषा, लोग, रंग, भूमि, रूप, आकार, प्रकार आदि की दृष्टि से अपनी अत्यधिक विविधता के कारण सदा सर्वत्र सम्मान की दृष्टि से देखी जाती रही है। और भारत में इतना सारा जो देखा जा रहा है वो क्या होता है, जब वहाँ भारत में आइएगा आप लोग घूमिएगा देखिएगा तब पता चलेगा। विदेशियों के लिए लेखक बता रहे हैं, क्योंकि लेखक ही खुद कहाँ का था, जर्मनी का था। मैं यह कहे बिना नहीं रह सका कि कितना अधिक विशाल और महत्वपूर्ण क्षेत्र अभी तक अनदेखा ही रह गया। जब लेखक को जब यह सब बात पता चला तो बोलते हैं कितना जो ये महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है अभी तक अनदेखा था, मतलब मेरे नज़र का देखा हुआ नहीं था, और कितने बड़े और ठोस लाभ अभी तक प्राप्त नहीं किए जा सके हैं इससे।
जो हमको लाभ जो मिलता है ठोस, इसको हम घूम के प्राप्त कर सकते हैं, तो अभी तक हमको नहीं मिल सका है। आगे क्या है, भारत को सर विलियम जोन्स जैसे अभी न जाने कितने स्वप्नदर्शी की आवश्यकता है। और सर विलियम जोन्स जो था वो क्या था, जो व्यक्ति था उसके बारे में आगे बताया जाएगा। तो वैसे स्वप्नदर्शी जो बहुत आगे के बारे में सोचते थे, सर विलियम जोन्स भारत के एक अच्छे भारत का वो क्या करते थे, सपना देखते थे। तो वो भारत को वैसा व्यक्ति की अभी भी आवश्यकता है। जब आपने जहाज के डेक पर अकेले खड़े 37 वर्ष के सर जोन्स ने देखा था कि सूर्य अप्रांत सागर में डूब रहा है, उसको लगा था अप्रांत सागर में सूर्य क्या होता है, डूब जाता है। तो इनके पीछे इंग्लैंड की सुमधुर स्मृतियां तथा उनके सामने भारत का आशा जगमगा रही थी। जैसे उधर सूरज डूबता है तो क्या होता है इंग्लैंड में, तो भारत में सूर्योदय होता है, ठीक है। और उन्हें ईरान तथा उसके प्राचीन सम्राट मानव प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित लग रहे थे। अरब सागर की शीतल मंद समीर के झोंके उन्हें झुला रही थी। और अरब सागर में क्या हो रहा था, जिस नाव पर वो बैठे हुए थे जहाज पर, उस जहाज को क्या कर रहा था, हिला रहा था। ऐसे स्वप्नदर्शी ही यह समझ सकते हैं कि अपने सपनों को साकार और अपनी कल्पनाओं को वास्तविकता में परिणित कैसे किया जा सकता है, कैसे उसको अपने सपनों में बदला जा सकता है। परिणित मतलब बदलना होता है। और जो बात या स्थिति आज से 100 वर्ष पहले थी, आज भी वैसे ही है, या यूं कहें कि आज भी वैसे हो ही सकती है, मतलब वैसा ही हो सकता है। यदि आम लोगों चाहे तो भारत के बारे में वैसे ही सुनहरा सपना देख सकता है। जो आम लोग हैं भारत के विकास में वैसे क्षेत्र में जाने के लिए सुनहरा सपना देख सकता है। सुनहरा मतलब अच्छा। भारत पहुंचने के बाद एक से बढ़कर एक शानदार काम भी कर सकता है। देखिए यहाँ पर आप लोग विश्वास रखें कि यद्यपि सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता पहुंचने के बाद से अब तक प्राच्य देश के इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर के एक शानदार बड़ी बड़ी अनेक विजय प्राप्त की है। और जो सर विलियम जोन्स था कलकत्ता पहुंच करके अभी तक बहुत सारा वो क्या किया है, काम में विजय प्राप्त किया है, जीत हासिल की है। तथापि किसी भी नए सिकंदर को, जो कोई भी नया व्यक्ति होता है, सिकंदर मतलब होता है जीत हासिल करने वाला, यह सोचकर निराश नहीं हो जाना चाहिए कि गंगा और सिंध के पुराने मैदानों में अब उसके लिए विजय करने को कुछ भी शेष नहीं रह गया है। ये जो आप सोच रहे हैं कि पूरी दुनिया में हर चीज़ में लोग सक्सेस हैं तो उसमें हम सक्सेस नहीं हो सकते हैं, तो ऐसा कुछ बात नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या कहना है, तो मैक्स मूलर का ये बात कहना था। और वो तो पढ़ लिए, ये 30 नंबर बचा हुआ है, इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद यह चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। गलती, भारत के बारे में एक प्रकार की सुनिश्चित ज्ञान को आपने व्यापक तथा इतिहास के ज्ञान के लिए आवश्यक मानता हूँ। भारत के साथ हमारे परिचय के फलस्वरूप आज यूरोप वासियों को धारणाएं बदल चुकी है। अब यूरोप वासी भारत के प्रति जो उसका जो सोच था वो बिल्कुल क्या हो गया है, बदल गया है और बहुत विस्तृत हो गया है। बहुत ही क्या हो गया, बदलने के बाद ही क्या हो गया है, फैल गया है। अब हम यह जानने लगे हैं कि जैसे पहले समझ जाता था, वास्तव में हम उससे कुछ भिन्न है, हम उससे क्या है, कुछ न कुछ अलग है। कल्पना कीजिए कि किसी छोटी छोटी प्रलय या भौगोलिक उथल पुथल के कारण कमी अमेरिका के लोग अपने आप को अंग्रेजी मूल की सर्वथा भूल जाए और तब 2-3 हजार वर्ष बाद उन्हें अकस्मात मतलब अचानक मालूम हो जाए कि 17वीं सदी में ऐसी ही अंग्रेजी भाषा और उसका साहित्य विद्यमान था। अचानक उसको अगर ये बात याद आ जाएगा तो वे आश्चर्यभूत होंगे, मतलब अचानक क्या हो जाएगा, चौंक जाएगा व्यक्ति। संस्कृत की खोज से हमारे लिए आज ठीक वैसी ही स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके कारण हमारी ऐतिहासिक चेतना में एक नया अध्याय जुड़ गया है। अध्याय मतलब होता है चैप्टर, जुड़ गया है, जो इतिहास में चेंजेस हुआ है, बदला हुआ है। हमारे भूले बिसरे बचपन की मधुर स्मृतियाँ फिर से क्या हो गया है, साकार हो उठी है। साकार मतलब जिंदा और सक्सेस होने योग्य हो चुकी है। आगे ले चलते हैं ऊपर। संस्कृत तथा दूसरी आर्य भाषाओं के अध्ययन से हमारे लिए बस इतना ही
क्या हो सो बता भी नहीं है, बात भी नहीं है। इससे मानव जाति के बारे में हमारे विचार व्यापक और उदार ही नहीं बने हैं तथा लाखों करोड़ों अनजान अजनबियों तथा बबर समझे जाने वाले लोगों को भी अपने परिवार के सदस्य की भांति गले लगाना नहीं सीखे, अपितु इसने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप से प्रकट दिखाया है जो पहले नहीं हो पाया था। और ये चैप्टर तो इतना हमको बकवास खुद लग रहा है जो आपको बता नहीं सकते। इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन है ही नहीं, पूछता है, और जो पूछता है आपको पहले ही बता चुके हैं, थोड़ा बहुत आ रहे देख लीजिए इसको, ठीक है। भाषा विज्ञान के द्वारा हमने अब तक जो निष्कर्ष निकाला है, जो भाषा विज्ञान है, वे संस्कृत की सहायता के बिना कदापि नहीं प्राप्त किया जा सकता है। यह जो भाषा विज्ञान है, संस्कृत भाषा के बिना कदापि मतलब कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आज हमारा इतिहास का यह अध्ययन प्रयत्न मानव को अपने पूर्व को अपने वास्तविक पूर्व पहचान कराता है। ये जो भाषा विज्ञान है मानव को क्या करता है, अपने प्राचीन को क्या करता है, याद दिलाता है, और इस फ्रेंच युक्ति को क्रियान्वित कर सकने योग्य बनाता है। इस प्रकार मनुष्य इस विश्व में अपना वास्तविक स्थान निश्चित कर पाता है और यह जान लेता है कि उसने अपनी जीवन यात्रा कहाँ से आरंभ की थी और उसे कौन सा मार्ग अपनाना और कहाँ पहुँचना है। ठीक है, हम सब पूर्व से आए हैं। हम लोग कहाँ से आए? पूर्व से। और हमारे जीवन में जो कुछ भी अत्यधिक मूल्यवान है वह हमें पूर्व से मिला है। और जितना कुछ हम हमारी ज़िंदगी में जो मूल्यवान है कहाँ से मिला है? पूर्व से। और पूर्व में आता है क्या? कौन सा देश? भारत। और यह बात कौन बोल रहे हैं? तो मैक्स मूलर बोल रहा है। पूर्व को पहचान लेने से ऐसा प्रत्येक व्यक्ति को जिसने इतिहास की वास्तविक शिक्षा कुछ लाभ उठाया है, भले ही वह प्राच्य विद्या विरासत न भी हो तो भी यह क्या है? अनुभव अवश्य ही होगा। आप जैसे भी हासिल किए वो एक एक्सपीरियंस अनुभव ही होगा आपको कि वह नानाविध मतलब अनेक प्रकार के स्मृतियों से भरे अपने पुराने घर की ओर जा रहा है। बस थोड़ा और है। अगले वर्ष जब आप लोग भारत के तट पर पहुंचेंगे तो बजाय इसके आपका दिल बैठने लगे। मैं चाहता हूं कि आप में प्रत्येक को ठीक वैसे ही अनुभव हो सके जैसे कि आज से 100 वर्ष पहले सर विलियम जोन्स को उस समय हुआ करता था। जो कलकत्ता में सर विलियम जोन्स ने क्या किया? पहुंच करके अभी तक बहुत सारे क्षेत्रों में विजय हासिल किया है, जीत हासिल किया है। जब उन्होंने इंग्लैंड से आरंभ की हुई अपनी लंबी समुद्र यात्रा की समाप्ति पर क्षैतिज मतलब सीधे होता है में प्रकट होते हुए भारत के तट के दर्शन किया था। और वह इंग्लैंड से सीधा चल दिया तो कहाँ किसका दर्शन हुआ? भारत तट का दर्शन हुआ, भारत के किनारे का दर्शन हुआ। सुनिए उन्हीं के शब्दों में, जिस भारत यात्रा की ललक मेरे मन में उठ रही थी। भारत ललक, भारत को देखने के लिए सर विलियम जोन्स के अंदर एक ललक उठ रहा था। ठीक है, ललक मतलब इच्छा होता है। पिछले 1783 के अगस्त में उस देश के लिए मैं समुद्र यात्रा कर रहा था। और उस देश के लिए 1783 में वो क्या होता है? भारत के लिए वो निकले थे कहाँ से? इंग्लैंड से। कि एक दिन संध्या के समय दिन भर से देखे गए दृश्यों की जांच पड़ताल करते हुए मैंने पाया कि भारत में हम क्या हो गए हैं? ठीक वहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, और यह चैप्टर यहीं पर एंड होता है क्योंकि ये 21 नंबर जो पेज था उसको बाद में पढ़ाना पड़ा, 22 नंबर पहले ही पढ़ा दिए थे। ठीक है, तो चलिए इसके ऑब्जेक्टिव पर आते हैं और सारे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये ऑब्जेक्टिव ही आपको क्या कर सकता है? वहाँ पर एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें मार्क्स दिलाएगा। और सब्जेक्टिव में तो 2 मार्क्स वाले पूछे जाते हैं ओनली फॉर ना। 2 मार्क्स वाले जब कहानी सुन लीजिएगा तो बहुत ही आसानी ढंग से बना लीजिएगा, बस लिखना ही तो होता है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए मैक्स मूलर, गुणाकर मूले, हजारी प्रसाद द्विवेदी और पंडित बिरजू महाराज। तो बताइए भारत से हम क्या सीखे? इसके जो रचनाकार है मतलब जो लेखक है वो कौन है? तो मैक्स मूलर। बाकी सब क्या होने वाला है? बाकी सब गलत है और मैक्स मूलर इज राइट आंसर। चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? भारत से हम क्या सीखे क्या है? तो भारत से हम क्या सीखे यह क्या है? तो यह एक भाषण है। क्या है? भाषण। क्या है?
भाषण है। भारत से हम क्या सीखे, यह एक भाषण है। क्या है प्यारे बच्चों, तो यह एक भाषण है। आगे देख लीजिए, मैक्स मूलर थे, तो मैक्स मूलर क्या थे, वो भारत भक्त थे, संस्कृत अनुरागी थे, वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले, उपयुक्त सभी। तो ये क्या हो जाएगा, यह संस्कृत अनुरागी मतलब संस्कृत का गुणगान करने वाले, और वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले, और भारत भक्त, भारतीय भक्ति, यानी कि इनके अंदर ये सारा कुछ था। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट ना। ऑप्शन नंबर डी है, सही है ना, सही है। चलो अगला देख लीजिए, मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था, तो विल्हेल्म मूलर था। आप लोगों ने पढ़ा था ना, क्या नाम था, विल्हेल्म मूलर। बेदन मूलर था क्या, नहीं था, विल्हेल्म मूलर था। विल्हे मूलर भी नहीं था, विल्हेल्म मूलर था। ये क्या है, विरह मूलर, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है इसमें। तो इसमें बोला गया है, विश्व विख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी के डेसाउ नगर में हुआ था। आप सभी को पता है, तो जर्मनी के डेसाउ में हुआ था, और 1823 में इसका जन्म हुआ था ना। आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन, किसे कहा है, तो स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। क्या कहा है, वेदांतियों का वेदांती कहा है मैक्स मूलर को। अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, मैक्स मूलर ने डैश डैश किस अवस्था में लीपिजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था, मतलब कितने वर्ष की उम्र में उन्होंने संस्कृत में अध्ययन आरंभ किया था, तो प्यारे बच्चों क्या होगा, 18 वर्ष की उम्र में ना। ठीक है, चलते हैं आगे, इसका ऑप्शन दिख जाएगा आपको, पेज नंबर किधर गया, 8, इधर 8 आएगा ना, ये 8 ये रहा। देखिए यहाँ पर आ गया ना ऑप्शन 15, 16, 17, 18, तो ऑप्शन डी उसका 18 नंबर क्या हो जाता, सही होता, 18 होता। 18 वर्ष की उम्र में आप लोगों ने पढ़ा था ना, जे उन्होंने लीपिजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन शुरू किया था। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था, तो 1823 में 6 दिसंबर को हुआ था ना। 6 दिसंबर 1823 को उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। 1900 ईस्वी में क्या हो गया था, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में क्या हो जाएगा, उनकी मृत्यु हो गया था। अगला देख लीजिए, मैक्स मूलर ने नया सिकंदर किसे कहा है, विलियम जोन्स को, वारेन हेस्टिंग्स को, हकर्स को, युवा अंग्रेजी अधिकारी को। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। युवा अंग्रेजी अधिकारी को क्या कहा गया था, तो मैक्स मूलर ने सिकंदर कहा था। क्या कहा था, सिकंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन बोला है क्या, मैक्स मूलर ने के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो संस्कृत है। क्या है, संस्कृत। अगला क्वेश्चन, सर विलियम जोन्स समुद्र यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचा था, तो आपको अभी बताए थे ना, वो 1783 में। कब, 1783 में उन्होंने भारत की यात्रा करते हुए पहुंचा था। अगला है, वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। इसको दारिस का सोने का सिक्का कितना मिला था, 172। कौन सा, सोने से भरा हुआ दारिस का सिक्का ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 13 नंबर, मैक्स मूलर की दृष्टि में सर्वदा संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है, तो वह उसके अनुसार भारत है। जर्मनी नहीं है, न यूनान है, न ही श्रीलंका है। उनके अनुसार क्या है, भारत है सब कुछ से परिपूर्ण। किनके अनुसार, मैक्स मूलर के अनुसार। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, दारिस क्या है, तो दारिस सोने के सिक्का है। क्या है, चांदी का सिक्का है क्या, नहीं। हमने कहा है क्या, नहीं, इनमें से कोई तो है ही नहीं। बताया था ना आपको, सोने का सिक्का से भरा हुआ घड़ा, जो दारिस नाम का सोना का सिक्का था, वारेन हेस्टिंग्स को मिला था, जो कहाँ भेज दिया था, ब्रिटिश सरकार को भेज दिया था, इंग्लैंड। अगला, दारिस नाम का सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था, तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था, जो कि भारत का गवर्नर जनरल था ना। किसके अध्ययन के क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, तो विधि शास्त्र में, भाषा विज्ञान में, नीति कथा में और दैवत विज्ञान में। बताइए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नीति कथा में। क्या हो जाएगा, नीति कथा में। आप लोगों ने पढ़ा था पीछे के चैप्टर में, जिसमें एक्सप्लेनेशन कर रहे थे, उसमें बताए थे कि किसके अध्ययन के क्षेत्र में भारत के कारण ही नवजीवन का संचार हो चुका है, तो नीति कथा में। किसमें हुआ है, नीति कथा। आगे देख लीजिए, 17 नंबर क्वेश्चन,
बोला सर्वदा संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहे तो मैं बताऊंगा क्या जो वह देश कौन सा है? तो वह देश भारत है। वह देश क्या है? भारत है। यह गद्यांश किस पाठ का है? अच्छा आगे कुछ और पूछा है। तो यह विष के दांत का है क्या? नहीं। शिक्षा संस्कृति का है क्या? नाखून का है क्या? नहीं। भारत से हम क्या सीखे? इसमें यह बात बोला गया था ना। ऑप्शन बी इज राइट। अगला देख लीजिए। बोला है मैक्स मूलर ने कठोरकेन का किस भाषा में उपनिषद का किस भाषा में अनुवाद किया है? तो वह जर्मनी में। किस भाषा में? जर्मनी भाषा में कठोरकेन और मेघदूतम का पदानुवाद किया था। कठोरकेन और जर्मनी भाषा में उसका क्या किया है? अनुवाद किया, उसका पदानुवाद किया था। अगला क्वेश्चन है हितोपदेश का जर्मनी भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो मैक्स मूलर ने करवाया था। आप हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में पढ़े क्या? यतेंद्र मिश्रा के बारे में पढ़े क्या? नहीं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में पढ़े क्या? नहीं। तो मैक्स मूलर इज राइट आंसर। अब लोग हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 20 नंबर। ये रहा, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। यदि आप भू विज्ञान में रुचि रखते हैं तो हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भू प्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो भारत से हम क्या सीखे? उसी पाठ से लिया गया है। मैक्स मूलर के अनुसार वह कौन सा देश है जो हकर्स के जैसे अनेक वनस्पति को अनायात अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, अपनी ओर क्या कर रहा है? खींच रहा है। तो कौन सा देश है? तो वह भारत है। कौन सा देश है? भारत है। आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किस गवर्नर जनरल के समय में 172 दारिश नामक सोने के सिक्का से भरा गरा मिला था? तो वह वारेन हेस्टिंग्स के समय में मिला था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स के समय वाराणसी में कितने दारिश नामक सोने के सिक्का मिला था? 172। क्या था? सिक्का का नाम दारिश, याद रखिएगा, पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर। कौन सी भाषा और उसका साहित्य यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य में भी कहा अधिक विशाल है? तो कौन सा है? वह संस्कृत है। क्या है? संस्कृत है। अगला क्वेश्चन पर चलते हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्लेटो और कनाट का अध्ययन करने वाले यूरोपियन लोगों के मनन योग्य देश है कौन? तो वो भारत है। कौन सा देश है? वो भारत। ठीक है, आगे देखिए। हकर्स थे, तो हकर्स एक भूवैज्ञानिक थे। हकर्स कौन था? हकर्स एक भूवैज्ञानिक था, मतलब जमीन खेत जो होता है उसको मिट्टी के बारे में अध्ययन करता था। अगला 2 नंबर है वनस्पति वैज्ञानिक। हाँ, हकर्स कौन था? हकर्स एक वनस्पति वैज्ञानिक था, सॉरी। ठीक है, भूवैज्ञानिक दूसरा था। हकर्स क्या था? तो वनस्पति वैज्ञानिक था, मतलब पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करता था। ठीक है, आगे देख लीजिए। महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि दिया गया था? तो मैक्स मूलर को, जो कि उनको अच्छा नहीं लगा तो उसको वापस कर दिए थे। अगला क्वेश्चन है मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन क्या होगा? तो ग्रामीण भारत में। कहाँ होगा? ग्रामीण भारत में। कलकत्ता मुंबई घूमने से आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अगला मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया है? तो मैक्स मूलर ने किया है। किसने किया है? मैक्स मूलर। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्या है? तो बोला है मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है? तो दोबारा गया क्वेश्चन। तो स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती कहा है। किसको? तो मैक्स मूलर को। ऑब्जेक्टिव सेशन भी साथ में कंप्लीट हो रहा है। आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, तो 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्लेटो और कनाट थे क्या? तो वो महान दार्शनिक थे। क्या थे? महान दार्शनिक थे। वो सैनिक पढ़े क्या? नाविक पढ़े क्या? वीर पढ़े क्या? नहीं। तो वो महान दार्शनिक थे। सच्चे भारत कहाँ बसता है? तो गांव में बसता है। कहाँ बसता है? गांव में। खलियान में नहीं, गलियों में नहीं, बगीचे में नहीं। कहाँ पर? गांव में। बोला है कठोरकेन का जर्मनी भाषा में किसने अनुवाद किया था? तो मैक्स मूलर ने किया था। कौन किया था? मैक्स मूलर। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं इसको, आते हैं बस। ये रहा अपना। पूछा है क्या? भारत का सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? तो गांव में। गांव में कहाँ पर रहता है? तो गांव में रहता है। महानगर में नहीं रहता है, न मंदिर में, न नगर में। तो भारत का सर्वाधिक जो आबादी है, जनसंख्या है, कहाँ रहता है? गांव में रहता है। 35 नंबर सवाल। संस्कृत की पहली विशेषता है कि इसकी प्राचीनता, नवीनता, सरलता और वैज्ञानिकता। तो क्या हो जाएगा? तो उसकी प्राचीनता सर्वाधिक क्या है? विशेषता है। क्या है? इसकी विशेषता है। और चेक कर लेते हैं, और है क्या? ये रहा, देख लीजिए क्या है। शहनामा का रचना काल क्या है? तो 10वीं से 11वीं सदी। क्या है? 10वीं से 11वीं सदी। यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया। देखिए यहाँ पर
हालांकि उधर एडिट किया गया होगा, यहाँ पर नहीं लिखा गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। शाहनामा का रचनाकाल तो 10वीं से 11वीं सदी, आप याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, आ भी सकता है। तो निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से है। किससे है? निर्वंश विद्या का जो संबंध है किससे है? तो मानव विज्ञान से। किस विज्ञान से है? मानव विज्ञान से। और आज की सेशन का सबसे जो लास्ट क्वेश्चन है उसको देखिए, क्या है? मैक्स मूलर ने, कहाँ भाग गया? मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मनी भाषा में अनुवाद किया है? तो मेघदूतम का। किसका? मेघदूतम का उन्होंने कालिदास का जो पुस्तक था उसका अनुवाद किया है जर्मनी भाषा में। कौन? तो कौन किया है? तो मैक्स मूलर ने। और इसी बात पर यह क्या हो जाता है? यह जो चैप्टर है आपका क्या होता है? कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आई होप आज का जो सेशन था ये बहुत ही आपके लिए अच्छा रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। और अपने फ्रेंड के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। बोलिएगा जो इसका बकवास है उसको एक बार सुन लेने के लिए। इस चैप्टर के अंदर तुमको कुछ दिखा नहीं, हालांकि जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपको करवा दिया, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बकवास इसको नहीं बोलते हैं, बस ऐसे ही मजाक के तौर पर बोल दिए। आप लोग कंटिन्यू क्लास कर लीजिएगा। पीछे का क्लास जो छूट गया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी देख लीजिएगा। और इस क्लास को भी सही ढंग से एक बार सुन लीजिएगा बाद में इसको पढ़ने की, ताकि कोई ज़रूरत ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा।